हर रोज किसी ना किसी की यूनिट्स लेते जाएंगे। लास्ट क्लास में फोकस था टेम्परेचर और वॉल्यूम की यूनिट्स पे, आज फोकस होगा प्रेशर की यूनिट पे। जो जो केमिस्ट्री में आगे के चैप्टर्स में आने वाली बहुत ज़्यादा यूनिट्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो हम रोज थोड़ी 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 बात करेंगे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर को पहले आप लोग नोट करें। उधर से ना काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं, उनको कहो थोड़ा कंट्रोल कर लें। यूनिट्स ऑफ प्रेशर नोटेड फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम वेटिंग। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ध्यान से नोट करिए। विद इन 2-3 डेज आप अपने स्कूल के यूनिट टेस्ट का सिलेबस और डेट पता करके ज्योति मैम को लिखवाएंगे, राइट। जो लाइफ जिन्होंने भी देना होता है स्कूल में, जो डमी स्कूल में नहीं देना, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जिनके स्कूल में देना होता है वो हम एक बार इन्फॉर्म जरूर करेंगे। सो नोट करते करते अब आप सुन रहे हैं कि प्रेशर के यूनिट कितनी और कौन कौन सी हैं। पहली यूनिट है प्रेशर की जो सबसे कॉमन यूज होगी केमिस्ट्री में, दैट इज एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर में आप बैठे हैं वो यूनिट है 1 एटमॉस्फेयर, उसकी वैल्यू भी 1 है। स्टैंडर्ड प्रेशर जो है लैब का, रूम्स का, नॉर्मली अर्थ पे ग्राउंड, सी के ग्राउंड लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर है। जैसे जैसे आप हिल स्टेशन पे जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, प्रेशर कम होता है कि ज्यादा? एटमॉस्फेयर, इसकी यूनिट एटीएम क्यों रखी, इसको एटमॉस्फेयर क्यों बोला गया? अगर आप अर्थ पे या इस क्लासरूम में खड़े हैं या बाहर जाके खड़े हैं, आपके ऊपर इतनी मोटी लेयर एटमॉस्फेयर की है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, जिसके अंदर अदर गैसेस हैं। नाइट्रोजन तो 78% है, ऑक्सीजन 20-21% के बीच में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत है, आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। आपके ऊपर इतनी मोटी लेयर एटमॉस्फेयर की है तो वो प्रेशर बहुत हाई है, बहुत हाई कहिए, या वो प्रेशर है 1 ATM। तो कोई पूछे ना ATM यूनिट कहाँ से आई, इट मीन्स ये एब्रीवेशन है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो एक बहुत इजी यूनिट ढूंढ ली ATM। 1 ATM इज योर प्रेशर। जैसे जैसे आप हिल स्टेशन पे चढ़ते हैं, ये जो इतनी मोटी लेयर है पतली होती जाएगी, आप ऊपर चढ़ते गए, जितना ऊपर जाते जाएंगे आपके ऊपर की लेयर पतली होती जाएगी, प्रेशर कम होता जाएगा। उस प्रेशर की वजह से आप में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगी, आपका सांस फूलेगा। जब आप बहुत हाइट पे, मैं शिमला की बात नहीं कर रही, शिमला की हाइट की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आप लेह लद्दाख जाते हो, सुनते हो तो कहा जाता है आपको एक दिन वहां एक्लिमेटाइज करना पड़ता है। क्यों एक्लिमेटाइज करना पड़ता है? आपके ब्लड में इतना HB नहीं है कि कम ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन को कौन लंग्स तक पहुंचा रहा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप टेस्ट कराएं, 13, 14, 16, 17 ये वैल्यू आई आपकी, मान लीजिए आप यंग एज में आपकी 16-17 वैल्यू आ गई हीमोग्लोबिन की, उस हिसाब से दैट इज इनफ, इतनी ऑक्सीजन आप यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप पहाड़ों पे रहने जाइए, मैं बहुत अच्छी हाइट की बात करूँ, लद्दाख पे रहने जाइए, आपको एक दिन सांस नहीं आएगा, आपको सांस मतलब आएगा बट बहुत सांस फूलेगा। आप 2 सीढ़ी चढ़ेंगे आपको सांस फूलेगा। हर एक को कहा जाता है आपको एक दिन एक्लिमेटाइज करना जरूरी है, अदरवाइज आप हॉस्पिटलाइज होंगे ही होंगे, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर इतना ऊंचा पहुंच गए कि एटमॉस्फेयर की लेयर पतली हो गई। एटमॉस्फेयर की लेयर पतली हो गई, आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो कम हो गया। उसी प्रेशर की वजह से कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कार्बन डाइऑक्साइड दबी रहती है, उसी प्रेशर की वजह से आपकी लंग्स में ऑक्सीजन घुसती है। जैसे ही आपने वो प्रेशर रिलैक्स किया, पहाड़ पे चढ़ के इतनी ऊंचाई पे, ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं हो रही, दबी नहीं रही, लंग्स में जा नहीं रही, आपका सांस फूलेगा। एक दिन पूरा लगता है, 24 घंटे कम से कम आपकी लंग्स और आपके ब्लड को एक्लिमेटाइज होने में कि हमें किस तरह से ब्रीदिंग करनी है। बॉडी बहुत जल्दी अडाप्ट होती है ताकि हम चल फिर पाएं, और 3-4 दिन बाद पता भी लगता है, एफर्टलेसली हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। यही रीजन है कि हम कहते हैं पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनके गाल हमेशा लाल होते हैं और सेब बहुत खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये सेब उगता है वहां, सेब खाते हैं इसीलिए उनके गाल लाल हैं। नहीं, सेब यहाँ भी लोग बहुत खा रहे हैं, उनके गाल लाल इसलिए क्योंकि हीमोग्लोबिन दुगना है उनके ब्लड में। उनको हीमोग्लोबिन ज्यादा बनाना वहां के रहने वाले के लिए मजबूरी है, वरना वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको हीमोग्लोबिन डबल आएगा जो पहाड़ों पे रह रहा है। यहाँ पे उतना हीमोग्लोबिन आ जाए तो वो एक डिजीज मानी जाएगी, वो एक प्रॉब्लम मानी जाएगी। तो यहाँ रह के आपके गाल लाल नहीं हो सकते, उसके लिए आपको
उसी माहौल में रहना पड़ेगा, तो हीमोग्लोबिन ज्यादा होना इज नॉट अ प्लस थिंग, वहां मजबूरी है क्योंकि प्रेशर कम है। तो ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आगे आने वाली साइंस में आपके लिए प्रेशर कितना बड़ा रोल प्ले करने वाला है, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में तो करने वाला है। तो अब आप देखिए एटीएम एटमॉस्फेयर, इसको फिर नापते कैसे, ये धीरे धीरे आगे भी आएगा, नॉट इन अ डे आपको सब पता चलेगा। मरकरी की हाइट से नापते हैं कि मैंने यहां पर मरकरी रखा तो उस एटमॉस्फेयर की प्रेशर से मरकरी कितना राइज हुआ उसके हिसाब से नापते हैं। तो 760 मिलीमीटर एचजी के कॉलम, मरकरी के कॉलम में जितनी हाइट आई, यानी 760 मिलीमीटर मरकरी के कॉलम की वजह से जितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है ना, उतना ही मेरे ऊपर इस वक्त एटमॉस्फेयर से एक्सर्ट हो रहा है, नाप के बराबर किया गया। फिर इसको 760 मिलीमीटर को कोई 76 सेंटीमीटर भी कह सकता है, एक ही बात है। फिर साइंटिस्ट टॉर को रिस्पेक्ट देने के लिए मिलीमीटर एचजी की जगह टॉर ले आए, 760 टॉर। अब नाउ ऑनवर्ड्स इस चैप्टर में प्रेशर की कोई भी यूनिट आपके सामने आ सकती है, ठीक है। आपको इसका पूरा बैकग्राउंड नहीं पता, वो भी आएगा एंड वी विल एक्सप्लेन यू कैसे। आज नहीं, अगली क्लास की स्टार्ट में वही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आखिर ये एचजी का मतलब क्या था। 12th में तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, 12th में तो कराना ही पड़ेगा। इस 1 एटमॉस्फेरिक बार को, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक और यूनिट दी जाती है, बार। यानी कितनी यूनिट हो गई प्रेशर, अभी तक ऐसा ही नहीं आया है सीन में। एटीएम, मिलीमीटर एचजी, टॉर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर तो एक ही सी बात मानूं मैं। तो एक तो आया एटीएम, एक आया मिलीमीटर एचजी, एक आया टॉर। अभी यहां बात खत्म नहीं हुई कि आ गया बार। मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड इन योर सिलेबस विल बी दीज टू, एटमॉस्फेयर और बार। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में इतना आना है ये कि हम आपको 12th में बार बार यही कहेंगे, उठाओ वो वाला चैप्टर, उसमें मैंने एक जगह सारी लिखवाई थी यूनिट्स, और ये 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा। एक एटमॉस्फेयर इतने बार के बराबर है, एक बार इतने एटमॉस्फेयर के बराबर है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल सा ही दिख रहा होगा। तो जब देखेंगे ना आप न्यूमेरिकल्स, हम 1 एटमॉस्फेयर को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार ले लिया करेंगे, और ऐसा आपको बता के कर रहे हैं भाई कितना ही फर्क है। 1 atmosphere is equals to approximately 1 bar और 1 bar is equals to approximately 1 atmosphere। न्यूमेरिकल में कभी ऐसा लिया जाए तो feel okay about it, but actual conversion is this। अब इसके बाद आता है, इतनी सारी यूनिट्स के बाद ये फाइट हुई भी, जिसका जो मन आ रहा है वो यूनिट चला रहा है। किसी ने एटीएम चला दिया, किसी ने टॉर को रिस्पेक्ट देने के लिए टॉर चला दिया, किसी ने मिलीमीटर एचजी चला दिया, बार आ गया। व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या रखूं मैं? तब आया आपका एसआई सिस्टम और उन्होंने कहा पास्कल, जो कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए रिस्पेक्ट दिया गया था, साइंटिस्ट पास्कल के नाम पे डाल दिया। एंड 1 एटमॉस्फेयर इज इतने पास्कल। अभी कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, इसको मैं मल्टीप्लाई करने लगूंगी तो अगेन ट्रबल फॉर मी। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर ऐसा ही हमने रेडबर्ग कांस्टेंट के साथ किया था, रेडबर्ग में भी यही किया था, 1 into 10 की पावर ले आए थे। सेम इसके साथ करेंगे, 1 into 10 की पावर 5 पास्कल। बड़ा इजी होगा ये कन्वर्शन मेरे लिए। जब भी मेरे को एटमॉस्फेयर को या बार को पास्कल में कन्वर्ट करना है, मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 10 की पावर 5 से। This is how these units are being converted। एक बार आपकी कॉपी में हो, एक बार आपके पास आ गया, जब हम न्यूमेरिकल इसके करेंगे उस दिन ये पन्ना आपको पलटना होगा। क्लियर है सबको? आगे चल सकते हैं। तो यहाँ यूनिट्स को अभी मैं फुल स्टॉप लगा रही हूँ, साथ साथ चैप्टर के और चीजें इसके बारे में बताती जाऊंगी। नाम याद हो जाएंगे बच्चों, एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, पास्कल, सारे। ठीक है, चल। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे अगर मेरी आवाज में थोड़ा सा भी ब्रेक या थोड़ा सा भी इशू हो तो प्लीज। ठीक है, आज का टेस्ट, लास्ट क्लास के टेस्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों का हमने पहले गलत कर दिया था, क्योंकि मेरे बताने में एक गलती हुई थी। आई मिसअंडरस्टूड वन कॉन्सेप्ट, मतलब स्लिप ऑफ टंग कह लीजिए, लिखने में मुझसे ऐसी गलती हुई थी जो आपका गलत हो गया, बट हमने मार्क्स दे दिए क्योंकि दैट मिस्टेक इज बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक। मैं वो भी आज क्लियर कर दूंगी कि क्या हुई थी सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, उससे पहले जरा अभी जो फ्लो बना हुआ है मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाह रही। मेरा आज का आखिरी और पहला टॉपिक है मास परसेंटेज, मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इन तीनों के बारे में बात करनी है। परसेंटेज मुझे लगता है हम सबको पता है 100 में कितना,
अगर मैं कहूं मेरे 80% मार्क्स हैं, मतलब परसेंट का मतलब क्या है, पर सेंचुरी मतलब पर 100, 100 में से 80। तो अगर कोई आपको कहता है कि 80% मार्क्स हैं, आप मुड़ के नहीं पूछते उससे कितने में से, चाहे उसके मार्क्स 720 में से हैं, चाहे 540 में से हैं, चाहे 375 में से हैं, आप कभी नहीं पूछते। अगर पूछते हैं तो थोड़ा अजीब ही बात होगी। जब सामने वाला कह रहा है उसके 80% मार्क्स हैं, तो क्या मतलब टोटल में से कितने, इसका मतलब क्या है 80%। अगर 100 में से 80 आए तो मैं निकाल लूंगी 150 में से कितने आए, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, वो कभी नहीं पूछा जाता, अंडरस्टूड माना जाता है। आप एक टेट्रा पैक जूस का लेते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है 23% कार्बोहाइड्रेट, बट इट डजंट मीन कि उसके अंदर 100 ग्राम ही था। क्या पता वो टेट्रा पैक आप बड़े वाला ला रहे हैं जिसमें 900 ग्राम है, लेकिन उसके अंदर भी 23% कार्बोहाइड्रेट लिखा है। परसेंट का मतलब क्या है, अगर आपने 100 ग्राम पी लिया वो जूस, तो 23 ग्राम आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट गया। अब आप उसका 100 ग्राम पी रहे हैं कि पूरा 900 ग्राम पी रहे हैं, वो बात अलग है। तो परसेंटेज का मतलब कहां सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ये जरूरी नहीं है टोटल कितना है आपको पता हो, आपको ये पता हो पर 100 कितना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। छोटे छोटे इंजेक्शंस पे भी लिखा होता है, आप देखेंगे जो भी नर्सेज या कंपाउंडर्स इंजेक्शन लगाते हैं उस पे बहुत बारीक सी कॉम्पोजिशन लिखी होती है 0.001%, कि अगर इसका 1 ml किसी की बॉडी में आपने डाला तो इतने % ये जाएगा, और उनको पता होता है डालना कितना, उस हिसाब से वो कैलकुलेट करते हैं, और 2.5 ml डालना है, 2 ml डालना है, 1 ml डालना है, दे कैलकुलेटेड। सो परसेंट का मतलब ये नहीं है कि 100 ml या 100 ग्राम कंज्यूम करना कंपलसरी है, उसका मतलब है आपने जितना भी किया उसका इतना % निकाल लो, ठीक है। उसी को मैं अगर यूज करना चाहूं तो अब तक आप ये जानते हैं किताबी तरीका, इसमें तो किताबी तरीके से मैं आपको बाहर निकालूंगी, इसमें मेरे को 2-3 दिन की मेहनत लगेगी और आप भी थोड़ा अजीब लगेगा आपको। जितना इस चैप्टर में पेन पेपर कम इस्तेमाल होगा उतना आप इसमें स्ट्रांग होंगे। वो शुरुआत है परसेंटेज से। मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100, हम अपने नंबर भी ऐसे ही निकालते हैं, तो मास परसेंटेज भी ऐसे ही निकालेंगे, नथिंग बिग। लेकिन एक छोटा सा केस, मान लीजिए 10 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। देखते ही इसको आप 10% नहीं कह सकते, 100 में 10 था जी। एक जो झटके में गलती होती है, जो स्पीड में गलती होती है, 100 ग्राम वाटर में आपने 10 ग्राम शुगर मिलाई, ये तो 10% है। नो, परसेंटेज में डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल। टोटल मास कितना था, 100 ग्राम पानी और 10 ग्राम शुगर, दैट इज 110 ग्राम्स। सो हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल लिखना है। ये 100 देख के आपको बहुत टेम्पटेशन होनी है, ये 10 ग्राम्स नहीं है, ये कितना है, 9.09। अब अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th नॉलेज, मैं ज्यादा कुछ आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही, 9-10th की नॉलेज से एक चीज आपसे पूछती हूँ। मैं यूरिया बना रही हूँ खुद से, आपसे मैं यूरिया का फॉर्मूला नहीं एक्सपेक्ट कर रही, ऑल्दो कहीं ना कहीं बताया जाता है कि केमिस्ट्री की शुरुआत, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कहां से हुई थी, मीथेन से नहीं हुई थी, यूरिया से हुई थी। दिस इज लाइफ रिलेटेड प्रोडक्ट। एनीवेज, इसके अंदर कुछ आप लोगों ने सुना है मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में। तने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मतलब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, 14। थोड़ा बहुत सुन के आए होंगे, डबल होता है शायद, इतना शायद अंदाजा हो, नहीं तो वो अब हम दे देंगे अंदाजा। तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है और 1, नहीं मैं 2 नहीं लिख रही, वो आपका काम होगा। मैं अगर आपसे कहूं इसमें मेरे को नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल के दो, डिवाइडेड बाय व्हाट, वो वैल्यू चाहिए, टोटल मास वैल्यू दो, 60 इंटू 100। आप नाइट्रोजन का मास परसेंटेज मेरे को दे देंगे, यही है ना नाइट्रोजन की मास परसेंटेज। बट ये मत सोचना 60 ग्राम में इतने थे, नहीं। अगर 60 ग्राम में नाइट्रोजन 28 ग्राम था तो 100 ग्राम में कितना होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट। तो आप इसको कैलकुलेट करके मेरे को नाइट्रोजन की परसेंटेज दे देंगे। तो मास परसेंटेज कोई कैसे निकालता है, ये क्लियर। मास परसेंटेज में मैं अब कहां आपको तंग करूंगी, मैं यूरिया के बजाय थोड़ा सा लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला दे दूंगी बस। एटॉमिक मासेस 10 के बाद के हमें देने कंपलसरी होते हैं।
10-12 के बाद जो भी ऐसे हैं केसेस, आपसे मैं सोडियम का एटॉमिक मास नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। आपको याद होगा 23, वो मैं याद भी करा दूंगी, लेकिन क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है, तो ये लोड कतई मत लेना मेरे को एटॉमिक मासेस याद करने। विल बी गिविंग यू, जेई हो, नीट हो, स्कूल पेपर हो, ऑक्सीजन तक का मास दिया जाता है, जिसका आपने 16 मेरे को बता दिया। पॉइंट इज कॉन्सेप्ट पे रहिएगा, कोई रट्टे वाली चीज मत पकड़िएगा। परसेंटेज निकालने का मतलब समझ आ गया? यानी आज के बाद अगर मैं कहूं मुझे 5% चाहिए, इतनी बड़ी बोतल लाके दे दी मैंने आपको एक सोल्यूशन की, और मैंने कहा इसके अंदर पूरा, जितनी भी बड़ी बोतल दे दी मैंने, 1000 ml है 1 लीटर, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 23%, राइट? और मुझे इतना कंज्यूम करना है। अब आपसे मैं कैलकुलेट कराऊंगी उसमें से कितना निकाला जाए। यही आपका काम होगा इस चैप्टर में आगे तक, नॉट टुडे, आगे। आज तो सिर्फ बेसिक क्लियर करने की, परसेंटेज का मतलब बच्चों को पता होना चाहिए। अब मेरी सेकंड हेडिंग आती है एटॉमिक मासेस एंड मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से पहले ऑटोमेटिकली मेरे को पढ़ना पड़ता है एटॉमिक मास। अब ये थोड़ा सा क्लास 9th के चैप्टर में पहुंचते हैं। क्लास 9th में आपको बताया गया इसके बारे में। आप एक चीज सोच के देखो, तब भी सोची होगी, शायद ना पूछी होगी ना जवाब मिला होगा। कोई कैसे कार्बन के एटम का मास नाप के आपको 12 दे देता है? मुझे बताइए, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन एटम? क्या बोलेंगे? 12। अब यूनिट दीजिए, पढ़ चुके हैं, AMU। मैं ग्राम बोलूं तो क्या गलती है? 12 ग्राम बोलने में तो 12 ग्राम, हाँ, वो एक कार्बन का तो एटम ही होता है, मॉलिक्यूल अभी आएगा अगली क्लास में, वो तो 2 एटम जुड़ जाएं तब बनता है मॉलिक्यूल। कभी सुना है 12 AMU के बजाय 12 ग्राम? थोड़ी, हाँ जी, 1 मोल का मास। दिस इज द चैप्टर। थोड़ा 9th क्लास अभी बहुत दूर हो गई, बीच में गैप आ गया, वरना 9th क्लास की एनसीईआरटी में यही सब है। एनीवेज, अब आप एक चीज सोचिए, क्या कोई जाके एक कार्बन का एटम निकाल के उसका मास मेजर कर सकता है? नहीं, क्योंकि अब आप जानते हैं एटम इतना छोटा है कि आप उसको ऐसा आइसोलेट करके मेजर नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या उसके पीछे साइंस लगी, कैसे लगी, उसको नहीं हम बात करेंगे, हम उसका कंक्लूजन बात करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक मास एक्सप्रेस कैसे करूं? अब अगर मुझे हाइट नापनी है आप बच्चों की, या किसी का वजन नापना है, तो आप सोचिए शुरुआत कैसे हुई होगी? शुरुआत हुई होगी, एक स्केल क्रिएट किया गया, इतने को 1 फुट बोलेंगे, दिस इज 12 इंच, इसको 1 फुट माना जाएगा आज के बाद से पूरे वर्ल्ड में। आप SI यूनिट्स का डिटेल, अब तो सिलेबस बहुत चॉप हो गया 9th-10th का, वरना 9th-10th में यही पढ़ाया जाता था कि कोई कैसे शुरुआत करता होगा। और आज की डेट में अगर मेरे को SI यूनिट चेक करनी है, 1 मीटर एग्जैक्ट क्या है, तो एक म्यूजियम है जिसमें 1 मीटर की रॉड रखी हुई है, दैट इज 1 मीटर। आपको कितना भी इक्विपमेंट दें, एक्चुअली डेफिनेशन के लिए वो है 1 मीटर, बिल्कुल सही स्टैंडर्ड। तो अगर मैंने इतने को 1 फीट मान लिया और डिक्लेयर कर दिया भाई मेरा स्टैंडर्ड है, दिस इज 1 फीट, अब आपकी हम हाइट नाप रहे हैं जी, 5 फुट 6 इंच आ रहे हो, 5 फुट 10 इंच आ रहे हो कि 6 फुट आ रहे हो, एक स्केल डिसाइड हुआ। ऐसे ही वजन के लिए आपको कह दिया गया ये जो पत्थर मैं दे रही हूं ये मेरा SI यूनिट है 1 kg, इसको आज के बाद 1 kg बोला जाएगा। और ये भी रखा हुआ है SI के उसमें म्यूजियम में कि दिस इज एक्चुअली 1 kg, जिसपे कोई अफेक्ट नहीं हो सकता टाइम के साथ, ना वो घिस सकता है, ना हल्का हो सकता है, ना टूट सकता है। दैट इज द एक्चुअल स्टैंडर्ड। तो ये एक जमाने में, जो हम लोगों के जमाने में 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज थी, उसमें सिर्फ SI यूनिट्स की डेफिनेशन के बहुत पन्ने थे, उनमें उतना स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ था, जिस आयरन रॉड की डेंसिटी इतनी हो, टेम्परेचर इतना हो, ये इतना हो, वो इतना, उसकी इस लंबाई को 1 मीटर कहा गया। कोई थोड़े से भी गर्म ठंडे टेम्परेचर में करे तो शायद मिलीमीटर्स में फर्क आ जाए, वो भी नहीं आने दिया, इतना तगड़ा कंट्रोल रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना हो, क्योंकि मेटल एक्सपैंड होता है, आपको दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिकली मेटल एक्सपैंड होता है, तो 1 मीटर एक्सपैंड होके कब 1.001 बन जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, तो उसका भी ख्याल रखा गया है। सो अगर इसको, इस पत्थर के एक टुकड़े को कह दिया जी ये 1 kg है, तो अब आप एक बुक का वजन नापना है, तो आप तराजू की एक साइड 1 kg का वो पत्थर रखोगे और इस साइड बुक को रखोगे, देखोगे बराबर है तो ये जी 1 kg है। अभी भी बुक भारी है तो क्या करोगे, ऐसा ही एक और पत्थर रख के देखोगे, ये 2 पत्थर के बराबर है, तो वजन क्या बोला जाएगा, 2 kg। रोजमर्रा की लाइफ में यही तो स्केल चल रहा है।
तो ऐसा ही कोई स्केल पक्का यहां लगाया गया होगा। यहां क्या स्केल लगाया, कार्बन के एटम को स्टैंडर्ड लिया गया, राइट? क्यों लिया गया वो बाद में बात करूंगी, कार्बन ही क्यों वो भी एक सवाल आएगा। कार्बन के एक एटम के 12 टुकड़े, ये आपकी क्लास 9th में वाटरमेलन से दिखा रखा है, राइट? कि ये वाटरमेलन है, उसके 12 इक्वल स्लाइसेस की और उसमें से एक स्लाइस को एक यूनिट मान लिया। यानी इस वाटरमेलन की एक स्लाइस को लाके आपको स्टैंडर्ड करके कह दिया गया, भाई अब हम एटम के वजन को नापने के लिए इसको एक यूनिट मान रहे हैं, दिस इज 1 U। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ये पत्थर जो है ये 1 kg, और हमने माना और सारे वर्ल्ड ने माना और उसी से वेट आज की डेट में डिसाइड हो रहे हैं। बट अगर मेरे को एटम का वजन नापना है तो मैं उस 1 kg से नहीं नाप सकती, वो बहुत हैवी है। तो इसीलिए एटम के वेट को नापने के लिए कुछ नया स्टैंडर्ड खोजा गया, और वो नया स्टैंडर्ड क्या था, एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा उठा के लाए। तो क्या ये बच्चे अब समझ लेंगे 1/12 ऑफ C12? क्योंकि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12 एक 14, तो वो भी स्पेसिफाई किया गया कि हम C14 की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, C12 की। C12 के 12 हिस्से किए इक्वल, उस एक हिस्से को आज के बाद हम AMU करेंगे। आपको तराजू की एक साइड ये AMU रखना है, लिटरली नहीं बट समझना ऐसे है। अब आप सारे पीरियोडिक टेबल का वजन नापो जी। अब इमेजिन मैंने तराजू की एक साइड तो ये स्लाइस रखी हुई है वाटरमेलन की, इधर में सबसे पहले कौन लेके आई, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाते ही बैलेंसेस इक्वल। मींस व्हाट, हाइड्रोजन का वजन कितना है एक एटम का, 1 U या 1 AMU। AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, और इसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट को फिर बोलना शुरू कर दिया U। ये मेरे से माइक्रो बन गया, आई एम सॉरी, इसको बोलना शुरू कर दिया U, 1 U, 1 यूनिट। अब केजी वेजी नहीं है, यूनिट, ठीक है। अब मेरे को हाइड्रोजन मिल गया, अब मैंने कार्बन का वो 12वां हिस्सा 1/12 यहां रखा हुआ है, और अब यहां तराजू के इस साइड से हाइड्रोजन हटा के मैं किसको रखती हूं, लिथियम को। लिथियम इतना भारी है कि तराजू नीचे हो गया। मैंने एक स्लाइस और रखी, 2 3 करते करते 6 स्लाइस जब लिथियम की रखी तो बराबर आया, और मैंने लिथियम का वजन क्या बोल दिया, 6 U। ऐसे ही जब मैंने कार्बन रखा इस साइड, उसके लिए 12 स्लाइसेस लगी, तो वो क्या हो गया, वजन उसका 12। सिमिलरली तराजू की एक साइड ऑक्सीजन रखा, नाइट्रोजन रखा, मैग्नीशियम, यूरेनियम, टाइटेनियम, पोलोनियम, आप जो मर्जी, टेल्यूरियम, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, जो एलिमेंट लाते गए उस साइड पता चलता गया। इस तरह से एटॉमिक वेट्स ढूंढे गए। Nobody will ask you this, ये क्लास 9th है, ये आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप कल को खुद किसी को जवाब देने लायक हो, आप अपने आप को प्रेजेंट करने लायक हो, और आप कॉन्फिडेंट हो कि एटॉमिक मास की शुरुआत से मुझे पता है, 9th में भूल गए थे। इस तरह से मैं थोड़ा सा आपकी गट फीलिंग चेक करना चाहूंगी, क्यों भाई कार्बन ही क्यों लिया। कार्बन से पहले 2 स्केल और आए थे, फेल हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ज्यादा अच्छा निकला। क्या लगता है, एनी गेस, वाइल्ड गेस? हाइड्रोजन स्केल में भी तो यही कर सकते थे, उसका एक एटम ही रख लेते, सबसे हल्का है उसी को स्टैंडर्ड बना लेते। यार तुम कार्बन के 12 हिस्से करके एक हिस्सा ला रहे हो, पूरे हाइड्रोजन जो सबसे हल्का है उसी को 1 U मान के चलते और सारे पीरियोडिक टेबल को उसके हिसाब से नापते। फिर एक साइंटिस्ट ने काफी टाइम लगा के ऑक्सीजन स्केल दिया, फिर ये स्केल आया। एनी गेस? यस, हाइड्रोजन स्केल और ऑक्सीजन स्केल में ज्यादातर एटॉमिक मासेस डेसिमल्स में आए जा रहे थे, एंड वी वर हियर टू सिंप्लीफाई। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, हर एक के मास को डेसिमल में रिपोर्ट करना। ऐसा नहीं कि वो गलत थे, इजी नहीं आ रहा था उससे। मैक्सिमम मोलर मासेस डेसिमल्स में ना आए, उसके लिए तीसरा स्केल कामयाब हुआ, क्योंकि शुरू से कोशिश क्या है, सिंप्लीफाई द थिंग्स। आप सोचो ना, बोहर के बाद शॉर्डिंगर ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया, एटॉमिक मॉडल 1 2 3 4 पे ले आया सारे क्वांटम नंबर, और बोहर क्या लेके चल रहा था। सो जब लेटेस्ट जितना भी है वो सारा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता है। दैट इज वाई ये कोई लाइफ और कोई पहला एलिमेंट और मैक्सिमम पाया जाने वाला ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये सबको क्लियर हो गया? इसको नोट करना ना करना बिल्कुल फ्रीडम है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहां रहना चाहिए,
क्योंकि जितना आप कंफ्यूज हो सकेंगे वो मैं करूंगी क्लास में, क्योंकि इसमें होते हैं, और मुझे मजा तभी आएगा जब मैं कंफ्यूज करूं और आप निकल के आए और मेरी गलतियां निकालें। तो कोशिश मेरी ये रहेगी जो कंफ्यूजन आपको एग्जाम्स में हो सकता है वो मैं क्लास में करवाऊं, राइट। बस ये ध्यान रख लेना कि मैंने C12 का 12वां हिस्सा एक साइड रख के पूरे पीरियोडिक टेबल को उसके साथ नापने की कोशिश करी और इस तरह से मेरे पास आया। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो कल को अगर कोई कहे नाइट्रोजन का मास होता है 14U, इसका मतलब मेरे दिमाग में क्या चमकना चाहिए? कार्बन के 12वें हिस्से के 14 टाइम्स है ये। जो कार्बन का 12वां हिस्सा था ना, कौन से कार्बन का? C12 का जो 12वां हिस्सा था। अब मास 12 है, 12वां हिस्सा है, तो उसका मास तो 1 ही होगा, तो ये दोनों कट जाने चाहिए। बट खैर ये तो बताने का है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी जो काटना है। C12 का 12वां हिस्सा 14 बार रखना पड़ा तराजू के एक साइड, तब जाके नाइट्रोजन के बराबर आया। इट इज द मीनिंग विच सेज 14 यूनिट। क्लियर? और सभी के लिए तो ठीक है जी, एटॉमिक मास आपको समझ आ गया। तो अब जब हम बहुत यहां से चीजें नोट करनी होंगी, जब हम प्रिसाइज मासेस पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हाइड्रोजन 1 नहीं आया कार्बन 12 के कंपैरिजन में। वो कितना आया? 1.008। एक्चुअली हाइड्रोजन का मास ये है। इसी तरह से ऑक्सीजन का मास 16 नहीं है, 15.995 है। ये आया प्रिसाइज मास। अब फिर मेरे को दिक्कत आ रही है, एक क्वेश्चन फिर आता है मेरे को। चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने क्या पढ़ा था एटॉमिक मास? को याद दिलाएगा ना? मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं था, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। पूरा चैप्टर निकाल दिया मैंने आज, कैसे बदल गए हम एटॉमिक मास उस चैप्टर में पढ़ते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। नंबर कब से फ्रैक्शनल हो गया भाई? या तो तुमने वो एटॉमिक मास गलत बताया मेरे को, या ये एटॉमिक मास गलत बता रहे हो। एक्सेप्टेड, एक को डिनाई करो, एक को एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करते हैं। बट वही सवाल अब आपसे सब्जेक्टिव टेस्ट में पूछा जा सकता है। हमें पता है कि एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, हम इस बात से बच नहीं सकते। ये सबसे हल्के थे, इनको 1 ले लिया था, जो भी ले लिया था, पता नहीं तब तो क्या लिया था, पढ़ा दिया था मैंने, मुझे भी पता था ये बात लौट के आने वाली है। ना तब गलत थे ना अब गलत है। तो चलते हैं, सोचते हैं क्या भाई, क्या मतलब है। एटॉमिक मास हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, आज भी वैसे ही कर रहे हैं हम। देन हाउ कम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास? भाई एटॉमिक मास फ्रैक्शनल कैसे हो सकता है? ये जो मैंने तराजू पे रखने वाला एग्जांपल दिया, इसको लिटरली मत ले लेना कि सच में तराजू की एक साइड मैंने कार्बन का 12th पार्ट रखा और इधर मैंने ऑक्सीजन रखा। ये तो स्केल को, उसका प्रिंसिपल, उसका लॉजिक बताया कि उन्होंने कंपेयर किससे किया। और कंपेयर करने का मतलब, वजन कंपेयर करने का मतलब तराजू होता है एक लेमैन, एक नॉर्मल पर्सन के लिए, तो उस हिसाब से समझाया। तो तब तड़ाक से मेरे पास सवाल आता है, फिर ये क्या भाई? तो इसका जवाब, जो आपके पास फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस आए, बहुत बड़ी तगड़ी कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आए हैं, जिसमें एक चीज़ क्या है भाई, फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस का क्या मतलब? ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन मिलेगा आपको असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट्स और डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस? या अगली स्लाइड्स पे आप देखोगे फ्रैक्शनल मोलर मासेस। फिर मतलब क्या है इसका? क्लोरीन गैस का, क्लोरीन का मोलर मास मैं आपसे पूछूं, तड़ाक से बोलोगे 35.5। अगर मैं कहूं ना पीरियोडिक टेबल में देख के बताओ क्लोरीन का मास, आपने बोलना है एटॉमिक मास 35.5। भाई प्रोटॉन आधा हुआ कि न्यूट्रॉन आधा हुआ? और वो आधे हो नहीं सकते, आपको पता है, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनको नहीं फर्दर तोड़ा जा सकता, फंस गए। उसका जवाब इस चैप्टर में है। और क्या है सुनिए, ज्यादातर चीजें आइसोटोपिक थी। ज्यादातर चीजें क्या थी? आइसोटोपिक। अब क्लोरीन का मास में देखती तो 35.5 आ रहा है, नाइट्रोजन का मास में देखती तो 14.006 आ रहा है, आयरन का मास देखती तो 55.8 आ रहा है। ये तो लाइन लग गई फ्रैक्शनल मोलर मासेस की। आप देखोगे अगेन फ्रैक्शनल मोलर मासेस आ गए मेरे सामने, बहुत ज्यादा तो नहीं, मतलब ज्यादा का मतलब है कि 006 है, तो है तो सही फ्रैक्शनल। अगर प्रिसाइज उस पर जाऊं, इसका जवाब इतना नोट हो गया सबके पास? मेरे साथ साथ करना, बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, बहुत बेसिक पढ़ा रही हूँ। ये कोई अभी क्लास 11th नहीं चल रही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है जो आपको
काफी टाइम तक चलाना है। दिशा, कैन आई ऑफर यू पेन? आपके पास पेन नहीं है? अच्छा, एनीवन, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं। मैं मतलब एक अलग दुकान लगा सकती हूँ पेन की, इतने हैं। मैं अपनी गली में भी पेन ही बांटती रहती हूँ कि मैं कहाँ रखूँ, मेरी गाड़ी भरी पड़ी है, किसी को चाहिए तो पेन यहाँ से लीजिए। आई विल बी ग्रेटफुल कि वो यूज हो जाए, ठीक है। आप बच्चों की छोड़ी हुई किताबें, पेन, इसी से काम चल रहा है मेरा। सो एनीवेज, एक्चुअली क्या होता है, जब आप क्लोरीन का मास रिपोर्ट कर रहे हो तो क्लोरीन के अंदर देखा गया 2 तरह के एटम्स होते हैं। एक ऐसा एटम जिसका मास होता है 37 और एक ऐसा एटम जिसका मास होता है 35। 2 मिनट के लिए सभी यहीं सुनिएगा, इसमें बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल आने वाला है। तो न्यूमेरिकल करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो मजा अलग आ जाता है। मान लीजिए अब मैंने आपको कहा भाई क्लोरीन का मास नापना है आपको, और मैंने क्लोरीन गैस का एक सैंपल ला के दे दिया। अब क्लोरीन गैस के सैंपल में पता नहीं कितने ये वाले क्लोरीन थे, पता नहीं कितने ये वाले क्लोरीन थे, आई हैव नो आइडिया। अकेला क्लोरीन तो लाना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम वैसे बात कर रहे हैं, तराजू की एक साइड रख लिया, बट अकेला क्लोरीन इतनी छोटी चीज तो कौन ही देखेगा, कहाँ से ही मिलेगा मेरे को। सो एक पर्टिकुलर सैंपल जब क्लोरीन का लिया, आई एम नॉट श्योर कितने उसमें ये वाले हैं, कितने उसमें ये वाले हैं। फिर मैं एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को कहूंगी पहले तो मेरे को बताओ कितने क्लोरीन 37 वाले हैं और कितने क्लोरीन 35 वाले हैं। तो वो साइंटिस्ट की टीम रिसर्च करके बताएगी जो सैंपल हम आपको दे रहे हैं उसमें 3% क्लोरीन तो ये वाला है, बाकी का 97% क्लोरीन ये वाला है। मैं जस्ट वाइल्डली ऐसे ही बोल रही हूं। तो फिर मैं मास कैसे निकालूंगी बच्चों? अगर मुझे पता चल गया 3% ये है, तो परसेंट मतलब क्या होता है? पर 100। तो 3 तो क्लोरीन ऐसे थे जिनका मास कितना था? 37। बाकी बचे हुए 97 क्लोरीन ऐसे थे जिनका मास क्या था? 35। डिवाइड किससे करूं? टोटल 100, 100। अब आप देखो आएगा ही फ्रैक्शनल जब मैं एवरेज रिपोर्ट करूंगी। यानी ये जो फ्रैक्शनल मोलर मासेस जितने भी तुम देखोगे, जितने भी पूरे पीरियोडिक टेबल में, दे ऑल आर एक्चुअली एवरेज मासेस। सोडियम का देखो 23 है पूरा एग्जैक्ट, क्योंकि उसका कोई आइसोटोप नहीं है, उसका एग्जैक्ट मास आ गया। लेकिन नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आयरन है, दबा के ऐसे बहुत सारे हैं जिनमें कुछ और तरह का क्लोरीन, आइसोटोपिक क्लोरीन मौजूद है। तो जो भी फ्रैक्शनल मोलर मास आज के बाद आप देखें तो आप उसके लिए क्या बोलेंगे? आपको 3-4 बातें बोलनी पड़ेंगी। पहली बात, दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। बार बार मेरे मुंह से मोलर मास निकल रहा है क्योंकि अगला टॉपिक वही है, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर दैट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मासेस। तो जब भी कोई एटॉमिक मास फ्रैक्शनल है पक्का वो एवरेज है। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास रेफर टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक एटम्स। एक्चुअली ये एवरेज, और एवरेज तो आपका फ्रैक्शनल आएगा। तो फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, जहां भी मॉलिक्यूलर है मास स्लैश डाल के एटॉमिक भी कर लीजिएगा, एक ही बात है दोनों जगह। इसकी डेफिनेशंस आएंगी अभी, तो इतना क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? अब सीधे इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मैं समझ रही थी आने वाला है मेरे ऊपर ये भाई, उसमें बहुत ज्यादा फ्रैक्शनल आया। फ्रैक्शनल के ज्यादा का मतलब क्या है? अगर आप नाइट्रोजन का देखो तो कहां पे आया है? मेरे को सिंपलेस्ट इसी में मिले, नाइट्रोजन का मेरे को इधर आया है। लेकिन अगर आप ऑक्सीजन वाला स्केल लेते, हाइड्रोजन वाला लेते, यहीं पे बहुत तगड़े फ्रैक्शन थे। इसको कम से कम मैं अप्रोक्सीमेटली 14 तो ले पाऊंगी। वहां मेरे लिए वो कॉम्प्लिकेशन आगे की कैलकुलेशन में बहुत बन रहा था। बहुत साल बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा के कार्बन लाया गया कि अब जो आगे कैलकुलेशन निकालने वाले ना आज की क्लास में, उसमें जान निकल जाएगी मेरी अगर मैंने पुराने स्केल्स को लिया, क्योंकि मैं इसको 14 ले सकती हूँ, उनको उनके केस में 14 नहीं ले पा रही थी। इतना डेसिमल्स मेरी कैलकुलेशंस को बहुत हर्ट कर रहा था, डिफिकल्टी आ रही थी। जस्ट टू सिंप्लीफाई, यस ना, कोई फर्क नहीं है। अब आपके पास देखिए, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते थे तो आप बोलते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक एटम के लिए। तो क्लोरीन 35 में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सही बता रहे हो। अब आप पूरे क्लोरीन सैंपल का मास दे रहे हो कि मैं अकेले क्लोरीन एटम का थोड़ी दूंगा। आप मेरे को जो क्लोरीन सैंपल लाके दे रहे हो अब मैं उसका मास दूंगा, और उसमें मुझे पता है 97 तो ये वाले क्लोरीन है जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास
नंबर आप बता दोगे। 37 वाले में एक आधा न्यूट्रॉन ज्यादा है, अब न्यूट्रॉन ज्यादा है तो उसका वजन ज्यादा है। आप दोनों का अलग अलग बता रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, अब दोनों का मिला के एवरेज रिपोर्ट कर रहे हो इस चैप्टर में। दिस इज हाउ वी मूव। यही वजह है मैं ये चैप्टर पहले ले ही नहीं सकती, कोई टीचर नहीं ले सकता स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले ये। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से पहले ये लिया जा रहा है तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का कचरा हो जाता है, क्योंकि आपको पहले ये चीज बताई ही नहीं जा सकती। तो आई होप माधव के इस डाउट से ये क्लियर हुआ। एक सेकेंड, क्लोरीन 35 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर दे देंगे, मैं 17 इसका एटॉमिक नंबर भी दे दूं, निकाल के आप इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन दे देंगे। इसी तरह से क्लोरीन 37 में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग निकाल के दे देंगे। इसमें तो कोई डेसिमल नहीं आया। डेसिमल किधर आ रहा है? जब एक सैंपल में दोनों का कोई भी नंबर मौजूद है। एक नेचर में कभी ऐसा मिला ही नहीं है एक्चुअली कि क्लोरीन 35 अलग एग्जिस्ट कर रहा है, 37 अलग एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं मिला। क्लोरीन इकट्ठा मिला है जिसमें हर तरह के क्लोरीन एटम है, दोनों। हाइड्रोजन में भी 3, ड्यूट्रियम ट्रीटियम पढ़ा है आपने, प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम। तो चैप्टर मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुझे एक एक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता रहा है, मैं सिंगल एटम का मास बता सकती हूं उस चैप्टर में। मैं एक सैंपल का मास में एवरेज एटॉमिक मास, तब मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं था, आज आया है। अब मेरे को पता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ही एटम की बात कर रहा है, ये एक्चुअल क्लोरीन सैंपल की बात कर रहा है, जिसमें पता नहीं कितने एटम्स क्लोरीन 35 के हैं, कितने 37 के हैं, हर बार हमें पूछना पड़ेगा। हम मास रिपोर्ट करें अब, लेकिन हमें 35.5 क्यों दिया है? स्टैंडर्ड कंडीशन में क्लोरीन 35 और 37 की जो कॉम्पोजिशन होती है वही मान ली गई। आप जबरदस्ती उसमें 37 ज्यादा घुसा दो तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली सैंपल में जितनी मिलती है उस हिसाब से कर दिया गया। थोड़ी क्लैरिटी आई? किसी और ने भी मैम बोला था, मैं रुक गई थी। यस, यही अब असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट्स में मिलने वाला है कि आइसोटोप्स के केसेस में फ्रैक्शनल मोलर मासेस मिलते हैं। यस, तभी तो उसका प्रिसाइज मैंने 1.00 लिखवाया है ना। यस, फ्रैक्शनल मींस दिस। एनीथिंग? नहीं, क्लास का कुछ नहीं होना चाहिए। कितनी देर? बुलाओ उसको बुलाओ। हाँ जी, मैंने क्या लिखवाया लिथियम का? हाँ, वो चेक करो किसी के पास है पीरियोडिक टेबल। लिथियम का एटॉमिक मास क्या दे रखा है? हाई कर दो, लाइट बंद करनी पड़ेगी सारी। हाँ हाँ, तो मेरा ये सब बंद होगा। ये भी तो इन्वर्टर पे है। हाँ, समझ गई। 4:30 कल कर दे ये काम। हाँ, जाते जाते कर देना। यस, फिर कर देना, ठीक है। चलो, नहीं तुम देख के बताओ। मैंने मेरे को चश्मा पहनना पड़ेगा यार। 6.9, तो भाई इसको 7 कर दो एवरीवन। थैंक यू फॉर द करेक्शन। नहीं, अगली क्लास में आके बोलना पड़ता मुझे। इसे 7 कर दीजिए। आ गया सबके पास? क्या मेरी क्लास इस रेशो पे, अगर अब ये मेरा पहला सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैंने टेस्ट में डाल दिया है, जो मेरे सामने पड़ा है। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 वैरायटी आती है। 2 वैरायटी यहां डाल दी, तीसरी वैरायटी टेस्ट में डाल दी। पहली वैरायटी क्वेश्चन की इसमें क्या आती है? आपसे इवैल्यूएशन, जेई, नीट और आपके स्कूल में तीनों जगह मिलते हैं क्वेश्चन वेरी कॉमनली, कि अगर मैं आपको क्लोरीन का एक ऐसा सैंपल दे रही हूं जिसमें आइसोटोपिक रेशो इज दिस। अब आप परसेंटेज कर रहे हैं और आइसोटोपिक रेशो भूल जाएं तो उसके लिए सारा मैथ्स पे खेल है इस चैप्टर में। चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट देसी मैथ्स, जिसके लिए साइंस पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बस एक 2 महीने मजदूर की जिंदगी जीनी जरूरी है। आपको 25 पैसे का हिसाब भी आ जाएगा, वो यहां पे ध्यान रखना है। आइसोटोपिक रेशो 3:1। इस रेशो का नए तरीके से मतलब सोचो क्या है। ना रुको, कोई नहीं आता हमको, ये और इजी पे आते हैं। अगर बिल्कुल ठीक है, 75% इज फाइन। अगर 4 क्लोरीन है तो उसमें 3 कौन से वाले हैं? 35 वाले,
और एक कौन सा है 37। रेशो का सिंपलेस्ट मीनिंग नहीं आता मेरे को 75% और सिंपल पे आते हैं, तो सिंपलेस्ट मीनिंग यही है। अब मेरे को कहा गया जी एवरेज मास निकालो, एवरेज मास अब तड़क से निकाल लेंगे। 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37। इसमें आप बच्चों से क्या गलती एक्सपेक्ट की गई है? कोई तो गलती से 100 लिख देगा, क्योंकि परसेंटेज पढ़ के आए हैं हम। हमें तो मैम ने परसेंटेज से कराया था और टेस्ट में ये दे दिया, मैंने तो 100 ही लिखना है, चिपका दो मैम ने। ये गलतियां मेरे से भी होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपसे क्यों हो रही है, मैं जीता चाहता एग्जांपल हूं। हर हफ्ते एक गलती आपके सामने होगी। यहां पर 100 की जगह क्या लिखोगे? 4। अब आ गया एवरेज मास। तो कोई आइसोटोपिक रेशो दे के पूछे तो भी आपको आना चाहिए, कोई परसेंटेज दे के पूछे तो भी आपको आना चाहिए। अब इतना आपको पता चल गया कि इसमें आपको मैथमेटिकली फंसा ले तो फंसा ले, कॉन्सेप्चुअली कुछ है नहीं फंसाने लायक। तीसरी चौथी पांचवी क्लास की मैथ्स चल रही है इस वक्त। अब इसमें किसी ने थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देना है, स्कूल पेपर्स। उनको वो स्कूल वाले तो नो ऑफेंसेस, अगर किसी के पेरेंट्स स्कूल में हो, 11th 12th के टीचर हो, स्कूल वाले एक ही इरादे से बैठेंगे तुम लोगों को रगड़ना है बस। तुम्हारी खुशी नहीं देखी जानी, तुम्हारे नंबर नहीं आने चाहिए। स्कूल का सबसे पहला लॉजिक यही है कि गलती से भी इनके नंबर नहीं आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है स्कूल पेपर में, या आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चन में जरूर देखने को मिल सकता है। उस वक्त आप बहुत पैनिक में होते हैं, गलती करने को तैयार रहते हैं। तो मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट भी करिए और समझिए। नाइट्रोजन का एवरेज, अब वो एवरेज नहीं लिख के दे रहे, अपनी अकल तुम लगाओ, अगर डेसिमल में दिया तो एवरेज है ये। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास इज 14.0067, ये दे दिया। इसके हिसाब से बताइए इनका रेशो क्या है, राइट? इनका रेशो बताओ। अब मुझे ये भी नहीं पता टोटल कितना लेना है। पिछले केस में तो टोटल 4 में से मैंने 3:1 दे दिया। तो रेशो बताओ। रेशो बताने का सीधा मतलब क्या है? कितने N15 कितने N14 डिवाइड करके रेशो तो मैं दे दूंगी। यही है ना, डिवाइड करके निकलता है रेशो। इतनी मैथ्स मेरे को आती है, अब अप्लाई करते हैं। अगर दोनों के इंडिविजुअल मासेस आपको दे रखे हैं, ये आप पास्ट ईयर सर्च करोगे तो इंटीजर टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है काफी पहले। तो मेरे साथ पहले सॉल्व करने का मेथड समझेंगे, नीचे का मैं दिखाऊंगी ही नहीं, वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? मेरे को सिर्फ अप्रोच सिखानी है कि इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो मेरे पेपर में है वो आप कर सकें। मान लीजिए, अब मुझे क्या पता कौन सा कितना परसेंट है, पूछा ही वही है। रेशो का मतलब क्या है? कितना N15 और कितना N14, परसेंटेज आ जाएगी, डिवाइड करके रेशो दे दूंगी। यही सोच के चल रही हूं आगे। अप्रोच समझ आ गई? दोनों की परसेंटेज निकाल लूंगी। सपोज एक का है 95%, एक का 5, 95 और 5 को डिवाइड करके, या 5 और 95 को डिवाइड करके मैं रेशो दे दूंगी। ऐसे ही निकालती है ना रेशो एवरीवन। लोग लिखने में लगे हुए, इसलिए मैं कुछ बोल रही हूं कि सुन लें। एनीवेज, N15 की परसेंटेज को मैंने क्या एज्यूम किया? X। तो N14 क्या होगा? 100 माइनस X। तो मैंने N14 ये कर लिया। एवरेज मास इसके हिसाब से क्या निकालोगे? 15 इंटू X प्लस 100 माइनस X इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज चल रही है। इज ऑलरेडी गिवन टू मी दिस, फाइंड आउट X, हेल्प मी। हाँ, ये इनके इंडिविजुअल मासेस हैं। मैंने तो बाई चांस ऐसे ही लिख दिया ना, जल्दबाज, तभी मैंने ये जगह छोड़ी है। एवरीवन, ये तो मैंने वैसे बोला 15 14, क्वेश्चन को रिस्पेक्ट करिए। 15.001 लिखना पड़ेगा। तो मैंने अपना टाइम बचाया है। कुछ लोग समझ ही नहीं पाए। रुको, मैं आपको क्या कह रही हूं, यहां तक सबने समझा? उसके बाद देखिए, इफ देयर मास इज एक्चुअली 15.001 एंड 14.00307, कम से कम 3 तक तो जाओ बच्चों। अब यहां क्या लिखेंगे आप लोग? मैं लिख ही देती हूं, जो मैं चाह रही थी आप खुद लिखें, बट गुड दैट किसी ने पॉइंट आउट किया, तो इस तरह से लिखना भी आया हमको। 15.001 इंटू X प्लस अगला मास कितना है? 14.003 तो लिखे हुई कम से कम, मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100। करिए, अपनी कॉपी में खुद करना है चेक। मैंने यहां पर छोड़ दिया है। इसके बाद इतना तो कुछ करेंगे हम, जो भी, मतलब आप ऐसे नहीं छोड़ सकते आंसर को। इंटीजर टाइप में तो गए काम से, जेई में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को पक्का छोड़ोगे। क्यों भाई?
75 क्वेश्चन करने ये तुम आखिरी के लिए छोड़ोगे, तुम्हें दिख रहा है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। और ऐसा ही होता है, इजीएस्ट चैप्टर से ऐसी कैलकुलेशन दे देते हैं कि आराम से करने लायक है, और तब होगी नहीं होगी पता नहीं। अब क्योंकि मेरे पास यहां पर हम फिजिक्स नहीं बात कर रहे, हम केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही बात है, ग्रेविटी का कोई असर नहीं पड़ता इतने हल्के फुल्के एटम्स पे। वी आर नॉट डिनाइंग कि ग्रेविटी होती ही नहीं है, नो वेज, लेकिन ये इतने छोटे, इतना नेग्लिजिबल मास है इनका कि इस पे ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। इसलिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास इज वन एज द सेम थिंग। क्योंकि वेट को मैं कांस्टेंट कभी नहीं कह पाती बिकॉज इट चेंजेस विद ग्रेविटी, राइट? लेकिन एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट को मैं कांस्टेंट कहूंगी, कीपिंग वन थिंग इन माइंड, यहां ग्रेविटी का नेग्लिजिबल असर है। तो आज के बाद क्लास में एटॉमिक वेट हो, एटॉमिक मास हो, एक ही बात है, ग्रेविटी डू नॉट प्ले रोल इन दीज सो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, राइट? सो एटॉमिक वेट को लेके इतनी इंफॉर्मेशन के साथ एक इंफॉर्मेशन और आपको मैं दे रही हूं, एटॉमिक वेट इनटू स्पेसिफिक हीट हमेशा 6.4 के बराबर होती है। ऐसा दो साइंटिस्ट के नाम पे ये लॉ है जिनका नाम है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। मुझे नहीं पता, आपने आईसीएसई बोर्ड वालों ने शायद पढ़ा हो, आई डोंट नो, बाकी कभी कहीं मुझे लगता नहीं सीबीएसई में पढ़ाया भी गया होगा, आईसीएसई का आई एम नॉट श्योर, बट ये भी एक स्टेटमेंट है एंड इट एग्जिस्ट ओनली फॉर एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट के लिए आप एटॉमिक वेट को जब स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 6.4 आती है। यानी अगर किसी क्वेश्चन में किसी एलिमेंट की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, एटॉमिक वेट निकाल लोगे, दिस इज इट्स यूज। बस आपको इतने क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें एटॉमिक वेट आपको खुद करना है। उसमें एक तरीका एटॉमिक वेट का ये होगा कि आपको स्पेसिफिक हीट दे देंगे और एटॉमिक वेट आपको खुद खोजना होगा। तो 6.4 है ही, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट दी हुई है, एटॉमिक वेट निकालना है, स्पेसिफिक हीट इधर ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगी, एटॉमिक वेट आपके पास होगा। तो ये एब्रप्टली पूरे 2 साल कभी भी कहीं भी यूज हो सकता है। फर्स्ट चैप्टर का मतलब ही ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो सारे कॉन्सेप्ट जो पूरे 2 साल में कभी भी आ सकते हैं वो इकट्ठे करके एक चैप्टर में डालती है, दैट्स इट। ठीक है, आ गया सबके पास? अब जब एटॉमिक वेट आ गया, एटॉमिक मास आ गया, तो व्हाई नॉट टू शिफ्ट टू मॉलिक्यूल्स? खाली एटम्स तो है नहीं। क्या मेरी क्लास यूरिया का मास तो बता ही चुकी है? क्या मेरी क्लास बिना पेन पेपर के सल्फ्यूरिक एसिड का मास बता सकती है? सल्फर का मैं बता देती हूँ 32 लीव दैट फ्रैक्शन थिंग, 98 करेक्ट। इसका मोलर मास कितना है? सॉरी मोलर बोली जा रही हूं, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98 यूनिट। अब से लेकर जब तक केमिस्ट्री चल रही है यूनिट बोलना मत भूलना, आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। अगर आपने बोला 98, मैं कहूं 98 ग्राम, हाँ फंस गए, राइट? 98 ग्राम एक बहुत बड़ा वजन होता है। 98 यूनिट ग्लूकोज, नो पेन पेपर। 12 सिक्सा कर लेंगे, 16 सिक्सा कर लेंगे और 12 उसमें ऐड कर लेंगे, इट इज 180 यू। एक ग्लूकोज का मास इज 180 यू। यूरिया का आप थोड़ी देर पहले मेरे को निकलवा चुके हैं, तो 60 यू। अमोनिया का 17 यू। सल्फर ऐसे मिलता है नेचर में, एसिड, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। किंग्स क्राउन की तरह होता है, देखना 8 कोने बने, 2 3 4 5 6 7 8, ये है सल्फर का मॉलिक्यूल, ऐसे मिले उसके क्रिस्टल्स। पकड़ रिंग या किंग्स क्राउन की तरह बोला जाता है इसको जी। सल्फर का मॉलिक्यूलर मास 256 यू। आई एम ट्रस्टिंग यू पीपल, जो कह रहे हो लिख रही हूं। P4 फॉस्फोरस का 31 होता है, 31 1। तो अब आपसे किसी का भी मास पूछा जाए, यूनिट के साथ देने लायक होनी चाहिए। आपको सिर्फ ये पूछना पड़ेगा भाई सल्फर का बता दो, सिलिकॉन का बता दो, फास्फोरस का बता दो, हमें नहीं पता, एंड दैट विल बी ऑलवेज गिवन टू। बट मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। मेरे से बार बार एक स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, मोलर मोलर, प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। इट शुड बी मॉलिक्यूलर मास, इट शुड बी एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 यू। 12 ग्राम गलती से भी नहीं,
अगर 12 ग्राम का एक कार्बन होता, आई से इट एवरी ईयर, मैंने यहाँ लटका रखा होता डेकोरेशन में, केमिस्ट्री क्लास में तो सूट भी करता है कि मैं कार्बन मैग्नीशियम लटका रखे होते, मैंने एटम देखो, ये बल्ब थोड़ी होते उसकी जगह वही होता। 12 ग्राम बहुत होता है। आप जाके अगर देखें एक ग्रोसर शॉप पे कि 12 ग्राम इलायची दीजिए तो 4-5 तो आ जाएंगे, इतना बड़ा है कि दिखता है 12 ग्राम। तो 12 ग्राम का एक कार्बन एटम नहीं हो सकता, वो 12 यूनिट है। यूनिट माने एटॉमिक मास के लिए अलग ही यूनिट तैयार की गई वो। क्लियर है सबको इतना? चलिए एक और एटॉमिक वेट, सॉरी एक और मॉलिक्यूलर मास के लिए स्टेटमेंट, जैसे ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ लिखवाया था ना, वैसे एक ये भी लिखिए। आज ही यूज करेंगे ये सब, डोंट वरी, अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, यूज केस अब शुरू होगा। श्रेय कैमरा ऑन कर लीजिए। गौतम यूट्यूब, सॉरी तुमने पहले भी कहा था, शायद मैंने पता नहीं बढ़ाया कि नहीं, बढ़ा दिया बच्चे। टू इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ एटम के लिए था और ये किसके लिए? मॉलिक्यूल के लिए। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ में स्पेसिफिक डेंसिटी थी और इक्वल टू के बाद क्या था? 6.4। इसमें क्या है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं ये, ऑल योर्स, आंसर दीजिए। कोई मास चाहिए तो मेरे से पूछ लो। कैल्शियम का मास होता है 40, हाँ अब हो गया यू बस। कार्बन का 12, यू यू यू, मेरे को वो इंग्लिश वाला यू लग रहा है। और ऑक्सीजन का 16। माय क्लास, गिव मी आंसर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के लाओ। गुरसहज, दिशा, श्रेय एंड तनय, यजत देना आंसर। परसेंटेज ऑफ कैटायन इन कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी, मैंने इसमें, अच्छा आती हूँ, अभी आती हूँ, ये सही सवाल पूछा। हाँ जी, कितना? 40%? कितने बोल भाई? ऊपर वाले का आंसर दो। 40% एवरीबॉडी। 40 की 14? 40। कोई इसमें गलती निकालना चाहिए, क्या मतलब है? इसका एटॉमिक, इसका मॉलिक्यूलर मास बाई चांस 100 आया होगा तो 100 में 40 क्या हुआ? 40%। पेन नहीं उठना चाहिए था इसके लिए, ये बिना पेन वाला था कि ये 40 है, ये 12 है और 16 3 तो आता ही होगा बच्चों को, सब कुछ ऐड करो तो 100 आ रहा है। 100 में कैटायन का परसेंटेज पूछ लिया तो क्या हुआ? 40%। अब इसमें ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसमें आप बच्चों को ये नहीं पता होता कैटायन कौन सा है, राइट? कैटायन कैसे ढूंढोगे इसके अंदर? माय क्वेश्चन टू यू, मेरी क्लास में गट फीलिंग से आंसर चाहिए। वाटर का फॉर्मूला आज तक यही क्यों है? व्हाई नॉट दिस? ऑलवेज पॉजिटिव को आगे रखा जाता है, ऑलवेज। आप कैटायन नहीं भी पहचान पाए तो भी आपको ये रूल याद रखना है, पॉजिटिव को आगे रखते हैं। तो उस हिसाब से कैटायन कौन हुआ? अब दीजिए आंसर। ना तो N कैटायन लगता है आपको, ना H, लेकिन NH4 मिलके क्या बन गया? कैटायन, ड्यू टू दिस सल्फेट। यही अगला चैप्टर, ये केमिकल बॉन्डिंग, उसी में पढ़ेंगे ये सब। किसका? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का शायद याद हो गया होगा 14, हाइड्रोजन का नहीं बताऊंगी। एक जोत लाओ आंसर। 27%। मेरे ऑनलाइन वाले बालक बताएं। अनन्या करना कोशिश। शिवांश लाओ। हाँ, नहीं मेरे को इसका एटॉमिक मास नहीं चाहिए, मॉलिक्यूलर मास नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए। किसकी? ऑल कैटायंस, जितने कैटायंस है उसकी कुल मिला के परसेंटेज। आकाश देना बच्चे। ओके, 2 तो नाइट्रोजन है कैटायन में, 2 इसलिए क्योंकि बाहर 2 लिखा हुआ है, प्लस 4 हाइड्रोजन और 2 हैं तो 8।
ये कैटायंस का मास हुआ टोटल, सिर्फ कैटायंस का। और टोटल मास मेरे बच्चे करें मदद मेरी, 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 4 ऑक्सीजन मीन्स व्हाट, 64। तो अब तो दे दो परसेंटेज, 27 के आसपास, मैं फ्रैक्शन पे नहीं जा रही, अप्रोक्सीमेटली 27%। ये छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन 4th 5th 6th क्लास में आए होंगे, बस तब ना ये नहीं होता था, तब कुछ और होता था कि इतनी रेड बॉल्स हैं, इतनी ब्लू बॉल्स हैं, इतनी ग्रीन बॉल्स हैं, आप उसमें ग्रीन बॉल की परसेंटेज निकाल दो। बस अब हमने क्या किया है, बॉल की जगह ऐसा कुछ रख दिया है कि कैटायन की परसेंटेज निकाल लो। परसेंटेज तो यही है। क्लियर, समझ आ गया सबको? कहीं ऐसा ना हो कि 4-5 के चक्कर में बाकी चुप रहे कि मैम हमें समझ नहीं आया बताओ। अगर किसी को भी कुछ इसमें इश्यू लगता है, दिस इज द टाइम। सम बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में 7 खून भी माफ है गलतियों के टाइम पे, राइट? इस चैप्टर तक क्लेम कहते हैं 7 खून भी माफ है भाई, जो मर्जी बेवकूफी करनी है कर लो। इसके बाद अगले आने वाले 1.5 साल में कहेंगे क्यों सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था, वहां बताया नहीं था कि कैसे करते हैं। तो ये पूरे 1.5 साल के बेसिक्स सिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है? तो कुछ हो इशू तो मुझे बताइए। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, राइट? आज का आखिरी टॉपिक। लोग सीधे खड़े होकर बैठ गए, अच्छे से लास्ट टॉपिक है, अब ये जान छूटने वाली है हमारी। ये वाली रो तो पूरी ऐसी सीधी हुई है ना लास्ट टॉपिक के नाम पे। तुम्हें नहीं पता लास्ट टॉपिक कई बार 3-3 दिन चल जाते हैं, ठीक है? चलो, अब आपसे एक छोटी सी डिस्कशन करनी है कि हमारा कोई रिसर्च कैसे होता है, इसका यूज केस क्या है, आप मेरे को पढ़ा क्या रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, इसका रियल लाइफ में क्या करना है, व्हाई इट इज एसेंशियल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप एक चीज सोचिए कि कोई भी रिसर्च होता है, मान लीजिए हमें पता लगता है जी नीम की पत्तियों में एक ऐसा केमिकल है जिसको जलाने से मच्छर भाग जाते हैं, इंसेक्टिसाइड। और वो इंसेक्टिसाइड मेरे को आज की डेट में एक लेमैन के बेडरूम में पहुंचाना है कि उसको सोते वक्त मच्छर ना काटे, मुझे बहुत सारी इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस को खत्म करना है। दूसरा एक और इशू आता है, या दूसरा एक और सवाल आता है, टी लीव, चाय की पत्ती में वो कौन सी चीज है जिससे नर्वस सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है? वी ऑल नो इट इज कैफीन। थीन, 2 चीजें होती है, थीन और कैफीन। और वही थीन और कैफीन अगर किसी के स्केलेटन पेन को रिलीव कर रहा है, थकान दूर कर रहा है, मतलब स्केलेटन पेन को रिमूव कर रहा है थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरीली, मुझे अगर किसी पेशेंट को वो देना है आर्टिफिशियली बिना वो टी लीव्स के किसी टैबलेट की फॉर्म में, तो आई शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट केमिकल। ये यहां से शुरुआत होती है उन चीजों को लेमैन तक पहुंचाने की या अर्बन लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने की। यहां रोल आता है कुछ रिसर्चर्स का। अब एक टीम क्या करती है, टी लीव्स को लिया, उसमें से उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया दूसरी टीम। ये है वो चीज, ढूंढो क्या है। जब आप ढूंढ लोगे तो इसकी फैक्ट्री डाल के बनाना शुरू करेंगे और इसको दवाई की फॉर्म में सेल करेंगे, राइट? तो इस तरह से या नीम की पत्तियों से वो केमिकल निकाल के दिया और दूसरी टीम को दिया, एक टीम का काम खत्म लैब का, दूसरी टीम को दिया, अब ढूंढो इसके अंदर क्या है। तो वो दूसरी टीम क्या ढूंढती है, वो हमारा चैप्टर है, वो हमारा सिलेबस है। दूसरी टीम क्या ढूंढेगी, जो सफेद रंग का पाउडर तुम दे गए कि इससे मच्छर भागते हैं, ये बना के दो, तो सबसे पहले वो क्या ढूंढते हैं, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, जितने एलिमेंट पॉसिबल है सबके टेस्ट करे जाते हैं। आपको कब कराया जाएगा, इस साल का आखिरी चैप्टर, सेकेंड लास्ट, सॉरी, ऑर्गेनिक, उसमें आप टेस्ट करेंगे कंफर्मेटरी। कैसे पता चलता है इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर ब्रोमीन है, इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है, एंड सो ऑन। वो भी इसी साल आएगा। तो आप वो दूसरी टीम है जो इस साल के एंड में ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे कि यस इसमें नाइट्रोजन नहीं था, इसमें सल्फर था। तो एक टीम ने ढूंढ के दिया उस व्हाइट पाउडर में, इसमें सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये 4 एलिमेंट है। हमने 10 बार कर लिया कम से कम, डन। फिर गया तीसरी टीम को। अब तीसरी टीम ने क्या करना है, ये चीज क्या है पहचानना है। एलिमेंट तो पहचान लिए, ये चीज क्या है, और चीज कैसे पता लगेगी क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। मान लो वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्टिंग किसी चीज से मैच कर गया, तो वही है भाई, डाल दो फैक्ट्री इसकी। तीसरा काम जो है वो हमारे इस चैप्टर में डाला है, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी साइंटिस्ट ने ग्लूकोज का ढूंढा होगा, कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का ढूंढा गया होगा, H2SO4, कैसे, हाउ,
वो क्रिस क्रॉस करके नहीं जो आप कर रहे हैं। वो क्रिस क्रॉस तो आपको बता दिया गया बच्चों ये कर दो चार्ज को, एक्चुअली ऐसे नहीं ढूंढे जाते फॉर्मूले। वो है आपका सिलेबस जिसके ऊपर आज की क्लास है। मॉलिक्यूलर मास बताने के बाद आप इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। यानी अब मैं टुवर्ड्स एंड जा रही हूं, तो आज की क्लास किस चीज पे फ्री होगी? आप खुद आज के टेस्ट में मेरे को एक अननोन स्पीशीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देंगे। इजीएस्ट टॉपिक ऑफ होल चैप्टर मेरे हिसाब से 9th क्लास में डालना चाहिए था। वो जो बोहर वाला चैप्टर है आपका एटम वाला, इतना इजी है, 9th में डाल देते तो हमारा एक लेक्चर बच जाता। तो अब आप समझिए कैसे। सो पहले तो मुझे समझना पड़ेगा इंपेरिकल फॉर्मूला नाम की बला क्या है। क्या ये आप सब लोग जानते हैं? दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसके नीचे मैंने MF लिखा है ग्लूकोज का। सल्फ्यूरिक एसिड का पूछूं तड़ाक से आप दे दोगे H2SO4। यूरिया का पूछूं आप दे दोगे, वाटर का पूछूं H2O। किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो यू कैन टॉक अबाउट दैट केमिकल, राइट। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो व्हाट इज इंपेरिकल फॉर्मूला? सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज इंपेरिकल फॉर्मूला। इसका सिंपल होल नंबर रेशियो क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो इज नथिंग बट इंपेरिकल फॉर्मूला। चेक आपको आया कि नहीं? इस स्लाइड से सब कुछ नोट होगा, ये आपका इवैल्यूएशन है। इन सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज के मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला दीजिए तब आगे बढ़ूं, ताकि मुझे पता लगे आपको इंपेरिकल फॉर्मूला समझ भी आया कि नहीं। ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज, अनिकेत आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट हो तो। अनिकेत कब तक लगानी है आपने ऑनलाइन क्लास और क्या क्या वजह? मैम बस मंडे से आ जाऊंगा। नहीं वैसे आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं मैम तबीयत खराब है। फिर बच्चे, अच्छा तबीयत खराब है, ओके। हाँ जी। क्या हो गया बैक बेंचेस को? बैक बेंचेस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, इट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये मत सोचना बैक बेंचेस बोल रही हूं तो कुछ पनिश कर रही हूं। हाँ जी, तीनों का इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? HO। सल्फ्यूरिक एसिड का क्यों 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 भाई, इसको किससे डिवाइड कर रहे हो तुम? सेम ही रहेगा। सिंपल होल नंबर रेशो चाहिए, जबरदस्ती थोड़ी। अब इसको तुम 2 से डिवाइड करोगे तो फिर एस हाफ काहे का सिंपल हुआ वो, ठीक है। H2SO4। बेंजीन का इंपेरिकल CH। एक और बातें नहीं भाई, एक और पूछ रही हूं, इथेन का C2H6। इथाइन का, यानी बेंजीन और इथाइन का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम? यस, इंपेरिकल फॉर्मूला कईयों का सेम हो सकता है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, तो वो कईयों का सेम भी हो सकता है, इट्स ओके, राइट। अब एक और चीज, अगर इतना कर लिया हो तो एक चीज पूछना चाह रही हूं मैं आपसे। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको दिख रहा है? ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला भी सबको दिख रहा है? क्या मैं इंपेरिकल फॉर्मूला को 6 से एक नंबर से मल्टीप्लाई करके वापस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ला सकती हूं? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालने के लिए जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर लूं। तो यहां से सिर्फ एक चीज मेरे को आगे लेके जानी है पूरे 2 साल। इंपेरिकल फॉर्मूला को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, और वो मैंने आपके सामने लिख दिया। इतना नोट करिए, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं जिससे क्लास एंड होगी कि निकालते कैसे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाउ टू फाइंड इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले तो ये उस टीम का टास्क है जिसको ये बता के दे दिया मैंने, इसमें कार्बन इतने % है, इसमें नाइट्रोजन इतने % है, इसमें ये इतने % है, वो उतने % है। फिर वो टीम क्या करेगी? इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेगी। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद वो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगी, जाओ ढूंढ लो ये क्या है। तो अब क्या काम शुरू हुआ? उस टीम ने कहा मेरे को परसेंटेज दे दो डिफरेंट एलिमेंट्स की। डन। ये क्वेश्चन आपकी डीपीपी का है, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करना नोट करने की, समझिएगा। सोडियम इतने % है, उसके अंदर एक टीम ने पूरा काम करके दिया जो आप इसी साल के चैप्टर के एंड्स में करेंगे, ये वाला। सल्फर इतने % है, ऑक्सीजन इतने % है। सबसे पहली चीज मेरे को चेक करनी है क्या तीनों मिला के 100% है, नहीं तो एक हिडन है। क्या तीनों मिला के 100% है?
सीम्स 100 है, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। ऐसा भी मिलने वाला है, एक नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, कुछ परसेंटेज बकाया होगी, वो किसकी होगी वो भी बताऊंगी। अब उस टीम का काम है, हम तुमको एम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल के देते हैं। आखिरी काम डन। कैसे? एक टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन सिंपल एक सिंगल टेबल से होने हैं। सबसे पहले उस टेबल में आप एलिमेंट का क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉलम में नाम, सिंबल, जो मर्जी पसंद आए। इसके अंदर 3 चीजें थी, तीनों लिख दी है। उसके बाद लिखोगे परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज का मतलब पर 100 ग्राम, पर 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम सैंपल लिया था तो 29.11 ग्राम क्या था? सोडियम। 40.51 ग्राम क्या था? सल्फर। और ऑक्सीजन कितना था? 30.38 ग्राम। आपको ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, यहां सोचना है सिर्फ। इनके एटॉमिक मासेस, सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। कॉलम नंबर 3 में आप क्या करते हो? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अगली क्लास में देखेंगे ये मोल होता है, अभी तो मोल आया ही नहीं मेरी क्लास में। आप परसेंटेज को किससे डिवाइड करोगे? पहले 2 कॉलम को आपने डिवाइड किया, परसेंटेज को डिवाइड किया एटॉमिक मास से। यानी 29.11 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 23 से। क्या वैल्यू आई? 1.26। यहां इसको इससे डिवाइड करेंगे 1.26 अगेन, यहां से सिंप्लीफाई होना शुरू होगा। फिर 30.38 को इससे किया तो 1.89, ये आया मेरे पास, राइट। ये जब आ गया मेरे पास तो मुझे क्या मिलता है? एक तरह का, आप देखिए, अभी तो मैं मोल वर्ड नहीं बोल सकती, जो भी नंबर्स आए 3, इसमें सबसे छोटा नंबर आइडेंटिफाई करिए। 1.26 है, जो भी सबसे छोटा नंबर है उससे तीनों को डिवाइड कर दो। ये आया। इसको मोलर रेशियो बोलेंगे अगली क्लासेस में जब मोल आ जाएगा। ये आप वैसे क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज मोल। तो एक तरह से ये निकले मोल्स, जिसके मोल सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो मोलर रेशियो, रेशियो ऐसे निकलता है, सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया तो उसमें 1 आ जाएगा। 1.5। यानी वो जो भी आपका अननोन सब्सटेंस था उसमें अगर एक सोडियम एटम था तो उसके साथ एक सल्फर था और उस साथ ऑक्सीजन कितना था? 1.5। ये बात समझ नहीं आई, एटम आधा नहीं हो सकता तो गड़बड़ है। फॉर्मूला कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो इसको होल नंबर इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किसी सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करूं। 1.5 का दुगना करूं तो 3 हो जाएगा। तो तीनों को मैंने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई। यहां क्या आया? 2, 2 और यहां 3। इमीडिएटली मैं रिपोर्ट करूंगी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि होल नंबर रेशियो है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा Na2S2O3। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। जैसे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आया बच्चों, मुझे इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास बताओगे? हेल्प करो जरा। सोडियम का होता है 23, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16। हेल्प मी। 116। ये लोग ये बोल रहे हैं भाई, चेक करो, बड़ा फर्क आ गया। 116 और 160, 148 हो क्या रहा है? बड़े मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं। आई फील सो प्राउड। सम करवा रही हूँ मैं क्लास में और वो उसके 3 आंसर आ रहे हैं। है मेरे पास चुल्लू भर वैसे तो यू कैन यूज इट। 1 नहीं 148 भी बदल दिया है। हमारी क्लास में सबसे शांत बच्चा तनय है, मैं उसको जरा विश्वास कर रही हूँ। उसने 158 बोला तो मैं 158 लिख। हनी कौन बोल रहा था? सॉरी, तुम शांत में नहीं हो ना, मैं उसको ऐसे ही पैम्पर कर रही हूँ भाई। 2-3 दिन बाद उसको भी करेंगे इंसल्ट, अभी नहीं, ठीक है। चलिए, सो आई एम सॉरी। 158, राइट। ये क्या है मेरे पास? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब आप लोग जानते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इनटू n गिव्स मी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको n दे दूं तो आप मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दोगे, राइट? या मतलब आपको n चाहिए एक तरह से, तब आपको पता चलेगा जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो
तो अभी तो मेरे पास सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला आया, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकती उस टीम को कि क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेरे पास एक्चुअली क्या आया अभी, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मैंने एक और टीम की हेल्प ली कि आप मेरे को मॉलिक्यूलर मास निकाल के दो। फोर्थ टीम कम इनटू द सीन। उनकी एक और अलग कैलकुलेशन है जिससे वो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। उन्होंने मॉलिक्यूलर मास क्या रिपोर्ट किया, 158। तब मैं बताऊंगी एक्चुअली में इस केस में एन फैक्टर क्या है, 1। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम। मैं सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसा केस करा चुकी हूं। यानी आपने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, उसके बाद सिर्फ एक हिंट चाहिए, मॉलिक्यूलर मास दे दो। राइट, मॉलिक्यूलर मास अगर कोई मेरे को दे दे, और आज आपको करा चुकी हूं मैं पिछली स्लाइड पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास गिव्स मी एन। इंपेरिकल फॉर्मूला मास मैं निकाले खड़ी हूं, आप बस मेरे को मॉलिक्यूलर मास दे दो। अगले भी मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली नहीं देंगे, वो कहेंगे मैं वेपर डेंसिटी दे रहा हूं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। मैंने एक लॉ बताया, यही खेल तमाशा होगा। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सीधा तो देंगे नहीं जी, हम देंगे वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, वो आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास। इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया पड़ा है, डिवाइड करूंगी 1 आती, मैंने क्या कहना है, यही है जी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यही है इंपेरिकल फॉर्मूला। नोट दिस होल क्वेश्चन। एक और करते हैं फिर आपको समझ आ जाएंगी चीजें। हाँ, बट हम ऐसे 2 ऑप्शन दे देंगे जो टकरा रहे होंगे। वो एलिमिनेशन मेथड लाइक हम छोड़ेंगे ही नहीं आपको, वो कर ही नहीं सकते। वी विल फोर्स यू कि ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम 2-3 ऑप्शन ऐसे दे देंगे जिनसे इंपेरिकल फॉर्मूला एक होल नंबर से करोगे तो आ रहा होगा। ठीक है, चलें आगे। नोट हो गया? ये मेथड ध्यान होनी चाहिए, उसके बिना आज के टेस्ट का क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। फर्स्ट वी राइट मतलब एलिमेंट नेम और सिंबल, देन परसेंटेज, एटॉमिक मास, डिवाइड करके मोल, फिर आ गया मोलर रेशो, और फिर आ गया सिंपल होल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया सबके पास ये, एवरीवन? एक सेकंड भाई, सब समझा मेरे को, एक सेकंड देखने दो, कहीं यही सेम तो नहीं है टेस्ट में। नहीं, सेम नहीं है। लास्ट स्टेप समझाना है मैंने, इसमें करो, समझाती हूँ लास्ट स्टेप। ठीक है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो बस। ये आपकी ऑब्जेक्टिव डीपीपी का क्वेश्चन है आज की जो दी हुई है। दिखाना आज की डीपीपी। ज्योति मैम टाइम लगेगा ना, क्लास टेस्ट दे रहे होंगे, इनकी कॉपीज पिछली क्लास का टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऑब्जेक्टिव जब ये टेस्ट देंगे तब। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14। वो फ्रैक्शन में मत, वो डेसिमल से मत जाना। ये आपकी ऑब्जेक्टिव डीपीपी का आज का 18वां क्वेश्चन है। अब की डीपीपी धड़ाधड़ बढ़ती जाएंगी, एक दिन एक डीपीपी, क्योंकि न्यूमेरिकल है। साथ साथ करते जाइए, और जैसे पहले सिखा रखा था डाउट सेशंस में आके करना शुरू करिए। तो अगली क्लास में आधा घंटा घंटा पहले आ जाना, जिसकी डीपीपी पूरी ना होए, जिसको लगे कि नहीं हो ही नहीं रही मेरे से, घर पे 1 घंटा पहले आ जाओ। ज्योति मैम विल हेल्प यू। किसका? तीनों का, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और नाइट्रोजन का 14 मैं लिख देती। इसका होता है 12, इसका होता है 1, इसका होता है 14। मैं सीधे तीसरे कॉलम से शुरू कर रही हूं। 40/12, 13.33 by 1 and 46.67 by 14। उसके बाद ये तो निकलते थे मेरे मोल्स, उसके बाद आएगा मोलर रेशो, मतलब मोल्स निकालो, सॉरी। हाँ जी बोलो बच्चे।
सी, अच्छा, CH4N, ये आया एम्पेरिकल फॉर्मूला की आवाज। लाओ विवान, शिवांश, करो कोशिश। लोकेश देना आंसर, कोशिश करना। आई एम वेटिंग। यही है तो जिनके पास ये आ गया, एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं उसमें बड़ी वैरायटी आनी है भाई, वो मैं बताऊंगी। बट एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने तक पहुंच गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई मुश्किल चीज नहीं होने वाली। एनीवन हु इज स्टिल स्ट्रगलिंग? ज्योति मैम आई उसकी डेस्क पे, आ गया सबको? तो जिसकी भी स्ट्रगल है वो भी पूरी करेगा इसको। एम्पेरिकल फॉर्मूला फास्टेस्ट कौन देता है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फास्टेस्ट, नो कैलकुलेटर। मेरे को कोई भी एक दे देगा, मैं पकड़ लूंगी। ये भी आपकी डीपीपी के क्वेश्चन उठा रखे हैं। हाँ, वो बाद में यूज होगा ना। सॉरी तेजस, H2 आगे C, और C भी एक ही है। वो मेरे को तो सुना ही नहीं दे रहा तेजस क्या बोल रहा है। कोई और ना बोले। तेजस प्लीज स्पीक लाउडली। ओके, H2CCl। चैलेंज इट इफ इट इज रॉन्ग। फास्टेस्ट आ गया एक से। C2H4 और Cl का क्या करना है सर? 5। नाइस। मैंने सुना तो नहीं ऐसा कभी वैसे। क्लोरीन 5 होने भाई बहुत बड़ी बात है सर। तुम चल, मैं कुछ नहीं बोल रही। C5 पे चेक मारो, मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा अकेला क्लोरीन ले गया है। 35.5, कुछ भी नहीं मैम। हाँ, Cl5 तो भाई कुछ गजब हो जाएगा। दिस सीम्स लॉजिकल। करेक्ट इनकरेक्ट बाकी बताएंगे। H2CCl। ये बादाम खिलवा रखे होंगे पापा मम्मी ने, सारी बोरियां की बोरियां जब से पैदा हुए वेस्ट हो गई हैं। जो बादाम खिला रहे होंगे तुम्हारे पापा मम्मी जब से तुम लोग पैदा हुए, वेस्ट। कुछ नहीं दिमाग चल रहा। बस तेजस, अभी तो एम्पेरिकल पे आने दो हमको, फिर बात करेंगे मॉलिक्यूलर की। असली तो एम्पेरिकल लाना है, मॉलिक्यूलर तो बहुत इजी है, बताऊंगी। तो ये वाला सही है भाई। गलत आया ये जो बाद में दिया है मेरे को, ये गलत लग रहा है बाकियों के हिसाब से। तुम्हारा क्या आ रहा है? उसके आगे तो मैं क्या ही बोलूं। ऊपर वाला। दिशा क्या आ रहा है? क्विकली बताओ। लाओ लोकेश, ईशान, अभिवीर, लाओ। आ गया मैम? H2CCl ही आ रहा है। हाँ, डिवाइड भी तो करोगे मोलर रेशियो। ये सिर्फ सीक्वेंस सिखाने के लिए दे रही हूं मैं। खेल ही वही है सारा। खेल ही वही है कि आप अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हो। थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। माधव, एम्पेरिकल आया तुम्हारा? आई नो मुश्किल है, हम भी बड़ी क्लास में आ गए हैं, मुश्किल तो है। अभी तुम्हें 2 महीने बाद माधव ये सबसे आसान न्यूमेरिकल्स लगेंगे। यू वेट, क्या आ रहा है आगे। तुम कहोगे ये बहुत अच्छे थे मैम, राइट? तो और मैथ्स में तो तुम लोग कैलकुलेशन को तरसोगे। मेरे ख्याल कैलकुलेशन तो आई भी नहीं होगी मैथ्स में, और वहां तो ABCD चल रही होगी, ओमेगा, थीटा, ईटा, पीटा, यही सब चल रहा होगा। अच्छा, H मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन पूछ रहा है? एम्पेरिकल सर। तुमने आगे का आंसर दे दिया, मैं भी एम्पेरिकल पे अटकी हुई हूं। एम्पेरिकल दो मेरे को। फिर से बोलना, क्या बोला तुमने? C2H4Cl2। चलिए, अब इस तरह टाइम देना थोड़ा लॉजिकल नहीं है भाई।
थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। चले एक सेकंड है, चलो चलो चलो, अब हो गया आपस का, अब आपस का हो गया। वेरी सिंपल कॉलम आपको बनाना था, तीनों परसेंटेजेस को ग्राम में लिखा, तीनों को उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास से डिवाइड किया, जो मोल्स आए, जो सबसे छोटी वैल्यू थी उससे सारों को डिवाइड किया, मोलर रेशो आया। मुझे मेरी क्लास जिन लोगों ने सही आंसर दिया है बताए, मोलर रेशो को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू रीच? ऑब्वियसली दिख रहा नहीं करना पड़ेगा जब 1 और 1 आ रहा है तो। अगर आप कैलकुलेशन में प्रिसाइज रहे होंगे तो ऑलरेडी होल नंबर आ गया होगा। पॉइंट इज, माधव आप जो पूछ रहे थे मोलर मास कैसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलेगा, वो समझ नहीं आया। इसमें बिग डील है पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना। वंस यू नो इंपेरिकल फॉर्मूला, आई एक्सपेक्ट आप बातें नहीं, अब बस आई एक्सपेक्ट आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास मेरे को निकाल के दे सकते हैं। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना, 2 + 12 + 35.5 कितना आया, 49.5। और इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास आपको दे दिया। एक और टीम जो चौथी लगी हुई थी उसने मॉलिक्यूलर मास मेरे को उठा के दिया। जब मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास बाय इंपेरिकल मास 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 दिख रहा है, 2 आएगा। जैसे ही 2 आया मेरे पास n फैक्टर आया, उस n फैक्टर से मैं आपके इंपेरिकल फॉर्मूला को क्या करूंगी, मल्टीप्लाई। तो इसको मैंने मल्टीप्लाइड बाय 2 किया और मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आया, C2H4Cl2। दिस इज माई आंसर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ऑब्जेक्टिव में आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर हुआ सबको? अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या फेस करोगे कल को, इंपेरिकल फॉर्मूला तक आने में आपको कैलकुलेशन में आलस आएगा, विच इज द हैबिट अभी तक। दूसरी दिक्कत है, मॉलिक्यूलर मास या तो ऐसे दिया होगा या वेपर डेंसिटी दी होगी। अब अगर किसी क्वेश्चन में मैं वेपर डेंसिटी दे दूं तो इनटू 2 तो कर ही लोगे, वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। इसी की प्रैक्टिस के लिए मेन डीपीपी है ये। अगर आप देखोगे तो डीपीपी में ज्यादातर इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इस तरह की चीजों पे क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन आई नो डाउट्स में आएंगे जो मुझे अगली क्लास में लेने भी पड़ेंगे।